हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नंबर 5 अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। हमने अभी तक अनुपात और अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। आज हमारा टॉपिक है समानुपात, ठीक है ना। और ऐसा समझिए समानुपात जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 10th का ही नहीं आगे चल के भी ये यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में समानुपात जो आपका टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और साथ में आगे आपका जब आगे क्लास जब जाएंगे कि आगे परीक्षा दिलाएंगे उन सब में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझिए समानुपात क्या है। तो सिंपल से भाषा में समझिए समानुपात क्या है, अनुपात का बड़ा भाई है समझो, ठीक है ना। जब अनुपात एक है तो समानुपात डबल हो जाता है, ठीक। हालांकि ये समझने वाली बात है, एक्चुअल में जब हम पूरा पूरा देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समानुपात को समझने से पहले हम समझते हैं अनुपात, ठीक है, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ के आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अनुपात का इंग्लिश नाम होता है आपका रेशियो, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा है दो समान राशि, ठीक है, दो समान राशियों के बीच में तुलना, दो समान राशियों के बीच में तुलना करना, ठीक है, तुलना करना अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अनुपात कहलाता है, ठीक है। दो समान राशि, ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया एक राशि जो है मेरा, एक राशि है जो मेरा ए है और एक राशि है मेरा बी, जिसको कैसे लिखते हैं ए अनुपात बी, ठीक है। और इसको जो है हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ए अनुपात बी, मतलब होता है ए बटा बी। डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये पूर्व पद होता है और ये क्या होता है, इसमें अंतिम पद होता है। देखिए एक चीज आप लोग सुनते हो, राशियां, राशियां क्या होती है, जब किसी वैल्यू को फिक्स नहीं बताया जाता मैथ्स में, जब किसी वैल्यू को फिक्स नहीं बताया जाता तो उससे राशि बोलते हैं। राशि मतलब उसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। क्या मान होगा वो डिपेंड करेगा प्रश्न पे, कंडीशंस पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो राशि मतलब जितने प्रकार के आप लोग पढ़ते हो ना मैथ्स में, नंबर वगैरह, ये सारे को एक साथ मिला के बोलते हैं राशि, ठीक है। यहाँ पे रुपया पैसा वाला राशि नहीं, यहाँ पे नंबर वाला है मैथ्स में, ठीक है। तो दो समान राशि, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, दो समान राशि, तो इसको क्या लिखते हैं डिवाइड फॉर्म में, यानी इनकी अगर मात्रक होगी तो दोनों मात्रक क्या हो जाती है, कट जाती है। अनुपात में हमने क्या पढ़ा, ये मात्रक हीन होता था, ठीक है, इसमें मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो दो चीज आपको समझना है, एक जो है कैसा राशि के बीच में तुलना होती है, समान राशियों के बीच में, और दूसरा जो है इसको जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समानुपात क्या होगा। समानुपात जैसे कि मैंने बताया, अनुपात का बड़ा भाई को बोलेंगे समानुपात, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, दो अनुपात की तुलना करना, इधर सुनिए, दो अनुपात की तुलना करना समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, दो अनुपात के बीच तुलना समानुपात कहलाता है। दो अनुपातों के बीच, दो अनुपातों के बीच तुलना करना, दो अनुपातों के बीच तुलना करना समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अच्छा अब एक चीज यहां पे बात आती है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनुपात में हमने क्या देखा, दो समान राशियों के बीच में तुलना, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों समान होगा। दोनों समान होने का कहना मतलब अगर ये परिमाप बता रहा तो ये भी क्या बताएगा, परिमाप। अगर ये क्षेत्रफल बता रहा तो ये भी क्या बताएगा, क्षेत्रफल बताएगा, ठीक है। अगर ये वजन बता रहा तो ये भी क्या बताएगा, वजन। अगर ये मूल्य बता रहा तो ये भी क्या बताएगा, मूल्य बताएगा। दोनों की राशि क्या होगी, समान होगा, ठीक है। ये अनुपात में कंडीशन है। अब यहाँ पे बात आ गई, दो अनुपातों के बीच में तुलना करना समान अनुपात कहलाता है। तो क्या यहाँ पे दोनों अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा नहीं। एक अनुपात कुछ दूसरे का हो सकता है, जैसे कि पहला वाला अनुपात परिमाप से लिया गया है, ठीक है, और दूसरा वाला अनुपात मूल्य से लिया गया है या क्षेत्रफल से लिया गया है, तब भी उसके बीच में तुलना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे दोनों अनुपात बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु परंतु ध्यान रखना पहला वाला एक अनुपात है तो उसमें दोनों राशि बराबर होगा, दूसरा वाला एक अनुपात है दोनों राशि बराबर होगा। अगर पहले वाला परिमाप बता रहे तो दोनों परिमाप वाला होगा, दूसरा वाला अगर क्षेत्रफल बता रहा है दोनों क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। अनुपात अलग अलग हो सकते हैं परंतु अनुपात जो होगा अकेला वो क्या रहेगा, दोनों राशि उसकी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माना, अब अनुपात देखो, अनुपात में कितने पद होते हैं, एक पद और दो पद। तो मैंने क्या बताया, दो अनुपातों के बीच में तुलना समानुपात, यहाँ पे अनुपात कितना आ गया,
2, तो यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे? 4 पद। ठीक है, तो माना ए बी सी डी समानुपातिक राशियां हैं, समानुपातिक राशियां हैं। ठीक है, तब क्या होगा? देखिए जी, यहाँ पे एक अनुपात हमारा बन जाएगा ए अनुपात बी। ठीक है, और देखिए इसको जो है ऐसे बराबर चिन्ह लिखेंगे, ये मान के चलो बराबर है सी अनुपात डी। ठीक है, ये समानुपातिक राशियां हैं जिसमें हमारा क्या है, एक अनुपात ए और बी के बीच में है, और ये जो है बराबर है सी अनुपात डी का। ठीक है, तो यहां पर जो है इस बराबर के चिन्ह को ना ऐसे बिंदु बना देते हैं यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, ये बिंदु बना देंगे, तो ये अगर बीच के लाइन को हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? ए अनुपात बी, इसको बोलेंगे अब समानुपात सी अनुपात डी। ये ठीक है, अनुपात का चिन्ह जो होता है ऐसे 2 बिंदु रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। ठीक है, और जब ऐसे 4 बिंदु हो जाता है तब ये हमारा जो है समानुपात का चिन्ह कहलाता है। ये क्या बन जाता है? हमारा समानुपात। ठीक है, 2 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। ये कैसे बनता है? एक्चुअल में एक अनुपात ये है और एक अनुपात ये, दोनों अनुपात बराबर रहता है, तब उसको क्या बोलते हैं? समान अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? समानुपात। तो इस बराबर चिन्ह को हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक बिंदु लगा दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो 2 बिंदु को लिख देंगे तो ये क्या बिंदु कहलाएगा? हमारा समानुपात कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? देखो इसको, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे सुन लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। शुरू वालों क्या बोलेंगे? प्रथम पद। ये आपका कहलाएगा द्वितीय पद, और ये आपका कहलाएगा तृतीय पद, और ये आपका कहलाएगा चतुर्थ पद। ठीक है, इसमें प्रथम पद और चतुर्थ पद को बोलते हैं हम लोग चरम पद। हाँ, प्रथम पद और द्वितीय पद को आप लोग बोलते हैं चरम पद, और प्रथम और चतुर्थ पद को बोलते हैं चरम पद, और द्वितीय और तृतीय पद को हम लोग बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट। देखिए यहाँ पे मैं पुनः लिखवा देता हूं, ये वाले चिन्ह को क्या पढ़ेंगे जी? अनुपात। ये वाला चिन्ह किसका चिन्ह है? अनुपात। और जब इसको 4 बिंदु लग जाता है तब ये क्या कहलाता है? समानुपात। ठीक है, क चिन्ह ऐसा लिख लीजिए, क चिन्ह, और ये जो है आपका समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होगा ए बी। ठीक है, ए और बी दोनों क्या कहलाएगा? ए और बी नहीं जी, ए और डी दोनों चरम पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चरम पद कहते हैं। ए और बी को क्या बोलते हैं? चरम पद कहते हैं। ठीक है, या इसी का एक और नाम होता है एक्सट्रीम टर्म। इंग्लिश में बोलोगे तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ला देता हूं। ठीक है, सी और डी बोलता हूं जी, गलती हो रही है मेरे से। बी और सी दोनों मध्य पद दोनों को होना चाहिए, दोनों को। ठीक है, दोनों को यहाँ पे को लिख लेना ना, दोनों को मध्य पद कहते हैं। ठीक है, दोनों क्या कहलाएगा? मध्य पद कहलाएगा। अकेले अकेले पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? इधर देखिए, अकेले अकेले पढ़ेंगे क्या कहलाएगा? ये आपका प्रथम पद, ये आपका द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद, और ये आपका क्या कहलाएगा? चतुर्थ पद कहलाएगा। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह है, समानुपात चिन्ह है। ए और डी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? चरम पद। और बी और सी दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पद, मिडिल टर्म, इंग्लिश नाम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म और इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना, ये इधर देखिए, आगे देखिए हमने क्या लिखा अभी? ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, क्योंकि अनुपात का, समानुपात का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी बराबर सी बटा डी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एडी बराबर आपका हो जाएगा सी बी, या बी सी लिख ले ऐसे। ठीक है, क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो एडी बराबर बी सी। यहाँ पर एडी क्या है? आपका चरम पद है, तो ये क्या है? आपका चरम पद का गुणनफल। ठीक है,
और BC क्या है आपका मध्य पद है दोनों, तो ये क्या है मध्य पद का गुणनफल। तो यहाँ पर हमको अपने शब्दों में लिख सकते हैं किसी किसी समानुपात में मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल चरम पद के गुणनफल के बराबर होता है, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी समानुपात में मध्य पद का गुणनफल चरम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, AD का गुणा जो है बराबर होगा BC के गुणनफल। ठीक है, देखिए अभी हमने देख लिया कि A अनुपात B जो है समानुपात है C अनुपात D का, तो इसको जो है हम लिखते हैं A/B बराबर ये होता है हमारा C/D। ठीक है, ये अब हम देखते हैं आपका पहला चतुर्थानुपाती, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, चतुर्थानुपाती इंग्लिश में लिखोगे तो लिख सकते हो फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, देखो यदि A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, ठीक है, में D A B और C का चतुर्थानुपाती हो तो, ठीक है, तो देखिए इसको ये हो जाएगा आपका A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। ठीक है, इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में क्या करना है, D का मान निकालना है। यहाँ पे D जो होगा, इस D को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे चतुर्थानुपाती, क्योंकि D कौन सा पद है जी, चतुर्थ पद है। A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय और D क्या है चतुर्थ पद। तो यहाँ से D का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा AD बराबर BC, तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा A, ये, और यहाँ पे D आपका क्या कहलाएगा चतुर्थानुपाती, और यही है आपका चतुर्थानुपाती, ये, तो D को हम लोग बोलते हैं चतुर्थानुपाती। तो आपको क्या है, प्रश्न दिया रहेगा, आपको प्रश्न में आपको B, A, B और C तीन मान दिया रहेगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको तीन वैल्यू दिया रहेगा और आपको पूछेगा चतुर्थानुपाती निकालिए। तो क्या करोगे आप, इस टाइप से लिखोगे और यहाँ पर जो है BC की वैल्यू पुट करोगे और A की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा जो है हमारा मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती, देखो मध्यानुपाती, ये दूसरा नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल या मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन इसका इंग्लिश नाम होता है। ये क्या होता है, देखिए यदि A अनुपात B अनुपात C, देखिए यहाँ पे समानुपात नहीं रहेगा, A अनुपात B अनुपात C, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी सभी। ठीक है, अगर लिख रहे हो तो बाद में लिखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए कि क्या है, कैसे बनता है इसको और उसको, क्योंकि ये थोड़ा इजी जाता है, इधर थोड़ा सा कठिन लगता है, कंफ्यूजन होते हैं यहीं पे बच्चे। देखिए यदि A अनुपात B अनुपात C में BAC का BA और लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, BA और C का मध्यानुपाती हो तो, देखिए यहाँ पे मध्यानुपाती हो तो, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है अनुपात में कितने पद होते हैं, चार पद, यहाँ पे कितने पद दिए हैं, तीन पद। तो हम यहाँ क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C दिया है, तो इसको हम A अनुपात B समा अनुपात B अनुपात C करेंगे। यहाँ पे जो मध्य पद जो होगा ये आपका डबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मध्य पद है ना, तो एक बार इसका लिए देखिए एक्चुअली मध्य पद क्या होता है, ये बीच वाला होता है, किसकी बात हो रही है, मध्य पद का। तो मध्य पद जो है यहाँ पे जो होगा आपका डबल हो जाएगा, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, B का मान निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, मतलब B हमारा क्या है मध्यानुपाती है, B की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा A/B बराबर ये क्या हो जाएगा B/C, इसका तिर्यक गुणा कर दो तो AC बराबर क्या हो जाएगा B गुणा B हो जाएगा, दो बार गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा B की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा AC, तो
तो b की घात जब उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल ac। क्या हो जाएगा जी, वर्गमूल ac हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है वर्गमूल जो होते हैं प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे b बराबर प्लस माइनस वर्गमूल ac। और ये आपका जो है मध्यानुपाती निकालने का सूत्र बन गया, मध्यानुपाती। ठीक है, ये यहाँ पर b क्या है आपका, मध्यानुपाती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए, यहीं पे थर्ड नंबर पे तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ये तृतीयानुपाती मतलब यहाँ पे इसका नाम होगा थर्ड प्रपोर्शन, इंग्लिश में लिखो प्रपोर्शन। ये यहां पर देखिए, यहां पर तृतीयानुपाती। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूं, सुधार देता हूं। देखिए तृतीय ऐसे लिखाएगा। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ये ठीक है, ये तृतीयानुपाती। यहां पर आप लिखेंगे यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में, तृतीयानुपाती कौन सा होगा आपका, जो तीसरा पद में दिया हुआ है वही क्या होगा आपका, तृतीयानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी में सी ए और बी का, ए और बी का तृतीयानुपाती हो तो, ठीक है। ये देखिए यहां पे क्या है, सी जो है आपका तृतीयानुपाती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां पर देखिए मिडिल टर्म कौन सा है, मध्य पद कौन सा है, बी, तो बी फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, मध्य पद ही क्या होता है आपका, डबल होता है, तो यहाँ पे बी अनुपात हो जाएगा सी। तो ये आपका हो जाएगा ए बटा बी बराबर बी बटा सी, और यहां से आपको सी का मान निकालना, पहले तिरा गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका b गुणा b हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा AC बराबर b की घात 2, तो C बराबर आपका क्या हो जाएगा, b की घात 2 बटा a हो जाएगा। ये ठीक है, तो C जो होगा यहाँ पे, ये जो होगा आपका तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती C यहाँ पे क्या होगा जी, तृतीयानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जो है आपका यूज होने वाला है, और उसको और हम समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं के का नियम, के नियम। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, या तो चाहे तो ये 1 2 ये 3, और इसको जो है चौथा नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं के रूल या के मेथड भी बोल सकते हो, के मेथड। ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी आपको जब स्टेटमेंट दिया रहेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, और वहां पे आपको बोला रहेगा कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, अगर समानुपात में है तो उस कंडीशन में से प्रूफ करिए, तब उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा अनुपात जो है, समानुपात में 2 अनुपात है तो उनको हम के मानेंगे, और के मान के हमको ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उसको पुट करेंगे। देखिए यहां पर यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो इसको क्या लिखेंगे, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, और इसको जो है हम लोग के के बराबर मान लेंगे। क्या कर लेंगे जिसको, के के बराबर मान लेंगे। ठीक है, देखिए इसको जो हम ऐसे लिखेंगे, ए अनुपात ए बटा बी बराबर सी बटा डी, और इसको हम क्या करेंगे, बराबर के मानेंगे, मानेंगे क्या है, के बराबर है। तो एक बार क्या हो जाएगा, ए बटा बी को बराबर कर लेंगे के का, और एक बार जो है सी बटा डी को जो है बराबर कर लेंगे के का, तो यहां से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा जी, बी के, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी के, और यहां से सी के वैल्यू कितना आ जाएगा, डी के, सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, डी के। ठीक है, तो क्या करना, कोई भी अनुपात को के मतलब आपको जो समानुपात दिया हुआ है उसको के बराबर मानना, और के बराबर मान के ए और बी का वैल्यू निकालना, ये हमारा जो है के नियम कहलाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे जब इससे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको आप लोग समझिए कि ये ऐसा होता है, कब, जब क्या हो, ए अनुपात बी समानुपात हो सी अनुपात डी, ये होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये समानुपात नहीं रहेगा तो के नियम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और समझते हैं। अब हमारा टॉपिक है सतत समानुपाती, या इसी को बोलते हैं वित्तानुपाती। ठीक है, ये सतत समानुपाती आपको बुक में दिया हुआ है, वित्तानुपाती जो है पहले जो आपकी बुक रहती थी ना उसमें दिया था। ठीक है, उसको इसमें सतत
समानुपाती कर दिया है। बाकी दोनों का नाम, इसको कभी सतत समानुपाती भी बोलते हैं या वित्तानुपाती भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, यदि ए बी सी डी ई डैश डैश माने और आते जाएगा उधर ना, ठीक है, राशियां राशियां इस प्रकार है कि, कैसा है, ए बटा बी बराबर है बी बटा सी का, बराबर है सी बटा डी, बराबर है डी बटा ई। अब देखिए इधर राशियां बढ़ रही है, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर भी राशियां बढ़ रही है, तो इधर भी क्या होगा, राशि आगे और आता जाएगा। ठीक है जी, यदि राशियां एबीसी इस प्रकार है कि ए बी बटा बराबर है बी बटा सी का, सी बटा डी का, डी बटा ई का, तो राशियां ए बी सी डी ई डैश डैश सतत समानुपाती कहलाता है। ठीक है, देखिए ऐसे हमने तो परिभाषा समझ लिया कि ये राशियां जो है ऐसा होगा। ठीक है, ए बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये बी वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये सी वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये डी जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये ई जो है फिर ये इधर आ जाएगा, यहाँ जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये है। तो उस कंडीशन में जो आपका ए बी सी डी जो राशियां हैं ये सतत समानुपाती कहलाएगा। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए, एक मैं जो है राशियां ले रहा हूं, ठीक है, 2 4 8 16 32, ये देखिए ये राशियां हैं। ठीक है, मैंने लिया। अब यहां पर देखो मुझे क्या करना, देखो 2/4 बराबर, अब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 4/8, ठीक है, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे भी 8 आएगा, 8/16, ठीक है, यहाँ पे 16, यहाँ भी 16 आएगा, 16/32, और इसको ऐसे करते करते और राशि आते जाएगी तो मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8 एकम 8 दूनी 16, 16 एकम 16 दूनी 32। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, और ये ऐसे बराबर होते जाएगा, माने सभी का देखो वैल्यू क्या आ रहा है जी, सभी का अनुपात बराबर आ रहा है। यहाँ पर देखो जितने भी पद हैं जब उसका अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सभी अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अतः आपका जो 2 4 8 16 32 जो है, आगे इसी तरह यह सतत समानुपाती कहलाता है, यह सतत समानुपाती है। ठीक है, यह क्या कहलाएगा, यह क्या है, ये सतत समानुपाती है। कैसे जानेंगे सतत समानुपाती है करके, उनके ये पहले वाले पद को द्वितीय पद, पहले पद का अनुपात द्वितीय से, दूसरा का तीसरा का अनुपात, तीसरा का चौथा से अनुपात, चौथा का पांचवा से अनुपात, ऐसे करते करते अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये द्वितीय पद जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी द्वितीय पद, ये अगर तृतीय है तो यहाँ पर तृतीय आ जाएगा, ऐसा ये सेम रहेगा ऐसे में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका जो नंबर दिया हुआ है ये क्या कैसा अनुपात कहलाएगा, ये नंबर कैसे अनुपात में है, सतत समानुपात में है। ठीक है, देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं समानुपात। क्या पढ़ रहे हैं जी, समानुपात। ठीक है, समानुपात। ठीक है, जो आपके समानुपात जो है इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। समानुपात के 2 प्रकार, एक होता है आपका अनुक्रमानुपाती और एक का नाम है व्युत्क्रमानुपाती। एक का नाम है अनुक्रमानुपाती और एक का नाम है व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, इंग्लिश नाम ज्यादा इजी से याद होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोला जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। कभी कभी अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो होते हैं एक्चुअल में एक ही तरह से होते हैं, बट उसको व्युत्क्रम, समानुपात को जब 2 भागों में बांटेंगे तो एक समझिए कि समानुपात एक आपका अनुक्रमानुपाती होती है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और एक आपका होता है व्युत्क्रमानुपाती
इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। और समानुपात क्या होते हैं हमारे, प्रपोर्शन होते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अनुक्रमानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, इसका इंग्लिश नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। देखिए इसको जो है एक उदाहरण से हम समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि आप दुकान गए हो जी, कहाँ गए हो, दुकान। क्या करने गए हो, कॉपी और कॉपी लेने गए हो। क्या लेने गए हो, कॉपी लेने गए हो दुकान, ठीक है। तो एक कॉपी का मूल्य है 20 रुपए। कितना है कॉपी का मूल्य, 20 रुपए। तो 2 कॉपी लोगे तो कितना होगा, 40 रुपए। 3 कॉपी लोगे तो कितना होगा, 60 रुपए। 4 कॉपी लोगे तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए। यानी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब कॉपी की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, कॉपियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो कॉपियों का मूल्य भी बढ़ रहा है, ठीक है। कॉपी की संख्या बढ़ा रहा है तो कॉपी की संख्या क्या हो रहा है, सॉरी, कॉपी की संख्या बढ़ा रहा है तो कॉपी का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एक का मान बढ़ाया जाता है तो अब दूसरे का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब एक वस्तु का मान बढ़ाया जाता है तो दूसरे वस्तु का मान भी बढ़ जाता है। तो इस अनुपात को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जब एक वस्तु को बढ़ाया जाता है तो दूसरा का मान भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अच्छा, अब इसी को उल्टा बोलूं, जब एक का मान कम किया जाएगा तो दूसरे का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक ही बात है, एक का मान बढ़ाया जाएगा तो दूसरा का मान भी बढ़ जाएगा, और एक का मान कम किया जाएगा तो दूसरे का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि कॉपी का मूल्य, ठीक है, कॉपी की संख्या, ठीक है, कॉपी की संख्या, ठीक है, और कॉपी का मूल्य, ये देखिए इसका उदाहरण है, ठीक है। क्या होगा, यहां पे देखिए जब कॉपी की संख्या जब बढ़ाएंगे, ठीक है जी, इधर देखो, इधर समझ लो, जब कॉपी की संख्या बढ़ाएंगे तो कॉपी का मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कॉपी की संख्या को कम करेंगे, आर मतलब या हिंदी में लिखेंगे क्या, लिखिए, जब कॉपी की संख्या को कम करेंगे तब उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एक मान बढ़ाने से बढ़ता हो तो दूसरा भी बढ़ जाए, जब एक कम करने से दूसरा भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, अनुक्रमानुपाती, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। और इसको कैसे लिखा जाता है, देखो इसको लिखने का तरीका, कॉपी का, इसको समानुपात में कैसे लिखेंगे, कॉपी की संख्या, ठीक है, कॉपी की संख्या अनुपात कॉपी का मूल्य, ठीक है। फिर होगा समानुपात, क्योंकि अनुपात में समानुपात में कितने अनुपात होते हैं, 2 अनुपात। तो एक अनुपात ये बन गया, दूसरा इधर होगा कॉपी की संख्या अनुपात कॉपी का मूल्य, ये बनेगा इसका समानुपात, ठीक है, इसका ये बनेगा समानुपात। अब देखिए एक चीज और आपको यहां बता दूं, यहां पर कैसे लिखा जाता है, यहां पर जो है अनुक्रमानुपात को कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं ए अनुक्रमानुपात बी। ये देखिए ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका, एक जो आपका अनुपात है क्या है जी, ए अनुक्रमानुपात बी है, और दूसरा जो है आपका है यहाँ पे सी अनुक्रमानुपात क्या है, डी है। देखिए इधर पर यहाँ एक अनुपात है क्या है, ए अनुक्रमानुपात बी, और एक आपका अनुपात है सी अनुक्रमानुपात डी। इस चिन्ह को जो है ना, अनुक्रमानुपात का चिन्ह पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, ए अनुक्रमानुपाती बी और सी अनुक्रमानुपाती डी। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, ये वो आपका हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर आपका हो जाएगा सी अनुपात डी, या इसी को बराबर चिन्ह को हम लोग क्या लिखते हैं, समानुपात। ये
क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, एक जगह परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो है डायरेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्या है, एक या अगर कॉपी की संख्या यहाँ पे लिख रहा है तो उसका मूल्य कहाँ लिखाएगा, जस्ट उसके बाद। अगर यहाँ पर इसकी क्या लिख रहा है, कॉपी के क्या लिख रहा है, संख्या लिख रहा है, तो जस्ट उसके बाद क्या लिखाएगा, मूल्य लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरा आपका टॉपिक है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये जो है अनुक्रमानुपाती का उल्टा है, समझिए कैसे उल्टा है। जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा मान कम हो जाएगा। ठीक है, जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक कम होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। देखिए इसका उदाहरण देखिए, इसका बेस्ट उदाहरण है मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या और लगा समय। अब लगा समय कहने का मतलब, लगा समय कहने का मतलब जो कोई भी कार्य हो रहा है उसमें लगा समय। जैसे कि एक घर बना रहा है, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, एक घर बना रहा है, तो जब 20 मजदूर है तो उस घर को कितने दिन में बना रहा है, 20 दिन में बना दे रहा है। 20 मजदूर है तो कितने दिन में बना दे रहा है, 20 दिन में बना दे रहा है। तो अगर मजदूर को डबल कर दे 40, तो घर 10 दिन में बन जाएगा, कम समय लगेगा ना। 20 मजदूर जो है घर को 20 दिन में बना रहा है, तो मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे, 40 कर देंगे, तो घर समय हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया जाए, जब मजदूरों की संख्या बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लगा जो समय है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या जब मजदूरों की संख्या कम कर दे, जैसे कि 20 मजदूर घर को 20 दिन में बना रहा है, अगर मजदूर की संख्या 10 कर दे तो कितने दिन हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। तो जब इसका जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, समय जो है बढ़ जाएगा। जब मजदूर की संख्या कम होगा तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये कैसे लिखाता है, ये लिखाता है आपका मजदूरों, मजदूरों की संख्या, पूरा पूरा लिख देता हूं, जगह तो है जी, मजदूरों की संख्या अनुपात, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, ठीक है, समानुपात लगा समय। ठीक है, या समय समय लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा। ठीक है, समय अनुपात समय, ये इसका जो समानुपात बनेगा ऐसा बनता है, ये इसका समानुपात बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या समय और समय, तो इस मजदूर के द्वारा किया गया कार्य का समय यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, इस मजदूर द्वारा किया गया कार्य को यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे। देखिए इस समस्या का समाधान जो है आगे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, मान लिया जाए मजदूरों की संख्या ए है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/b। ए क्या होगा, इसको कैसे देखो, इसको कैसे लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b। क्या लिखाएगा ये, ए व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं, देखो इधर डिवाइड फॉर्म में ए पर व्युत्क्रमानुपाती कैसे पढ़ेंगे, और ए व्युत्क्रमानुपाती बी का, तो इसको कैसे लिखेंगे, और ए व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह ए बटा बी, देखो चिन्ह दोनों में सेम है, इसको यहाँ पे अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे और इसको यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना, ये मेरे पास जगह कम हो रहा है, ये मैं स्पेस बढ़ा रहा हूं, आप जो है अपने कॉपी के नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, अपने कॉपी में नीचे लिखेंगे इसको, इसके बाद जो है इस बॉक्स में जो लिखूंगा उसको लिखेंगे। देखिए अगर मैं क्या बोलूं, ये समानुपात में, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या इसी को बोल सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अगर ये क्या है, समानुपात है, ये क्या है जी, ये समानुपात है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये बन जाएगा ए अनुपात 1/b होगा, इसको अनुपात में कन्वर्ट करूंगा तो ए अनुपात 1 क्या हो जाएगा, b, और ये आपका हो जाएगा बराबर c अनुपात 1/d, ऐसे होगा। देखो अब इसको मैं लिख रहा हूं,
तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए अनुपात बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्या है एक्चुअल में 1/b हो गया है, और डी क्या है 1/d हो गया है, क्योंकि ये कैसा, ये समानुपात में ऐसा है, व्युत्क्रमानुपात में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है आपका व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका बन गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखिए इसको, इधर देखिए ना, अब इसको क्या लिखूंगा, ए बटा पूरे का बटा क्या हो जाएगा, ए बटा बी होगा ना, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सी पूरे का बटा 1/d। अब आगे क्या हो जाएगा, ए, ये देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं b बटा 1, और ये हो जाएगा c गुणा d बटा 1, नीचे ऊपर जाएगा तो d बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a गुणा b बराबर आपको हो जाएगा c गुणा d। अब देखो इसको a बटा c बराबर आपका हो जाएगा c बटा, सॉरी जी इधर d है ना, d b को लिख रहा हूं ना, तो ये हो गया आपका, अच्छा यहां पे जो है ना, ये जो है d को इधर लाना है, ठीक है, a बटा d आपका बराबर हो जाएगा, नहीं a बटा d, a बटा जो है, एक मिनट ना, a अनुपात ये हो गया b, ये अनुपात हो गया c, यहाँ पे a हो गया और यहाँ पे आ जाएगा c, तो c ही आएगा यहाँ पे, तो c आएगा, तो b जो है यहाँ पे 1/b हो गया, ठीक है, तो b को उधर जो है मैं चेंज करूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक तो है, ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई c इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा d डिवाइड बाई b, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आगे कैसे होगा, अगर इसको मैं फिर, ये हो गया, अब इसको जब समानुपात में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a अनुपात c बराबर आपका हो जाएगा d अनुपात b, ये देखो हुआ, देखो अब यहाँ पे क्या समझने को मिल रहा है, इस चीज को समझो, इस चीज को देखिए जी, यहाँ पे मेन इधर देखिए सभी इधर देखो, a और b क्या है, व्युत्क्रमानुपात है, तो a की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में है तो इसका मान देखो कहां पे आ रहा है, माने अगर a मजदूरों की संख्या है तो लगा समय को कहां लिखेंगे, इसमें लास्ट में, ठीक है, c मजदूरों की संख्या है तो लगा समय को कहां लिखेंगे, इसके जस्ट बाद, ठीक है, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये समझ, अगर देखो यहाँ पे अगर समानुपाती में है तो यहाँ पर देखो a के जस्ट बाद क्या लिखा रहा है, b कॉपी की संख्या के बाद क्या लिखा रहा है, कॉपी का मूल्य, यहाँ पर देखो इस कॉपी की संख्या, उसके बाद क्या लिखा रहा है, इसका मूल्य लिखा रहा है, परंतु यहाँ पर देखो जब ये व्युत्क्रमानुपाती था तो समानुपात में जब हमने वैल्यू रखा तो ये कैसा मिल गया हमें, ये मिल गया कि अगर मजदूरों की संख्या a है तो लगा समय कहाँ जाएगा, लास्ट में, अगर मजदूरों की संख्या यहाँ पे तो लगा समय कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे, तो ये रिलेशन बनेगा, ऐसा रिलेशन, तो इन मजदूरों की संख्या को यहाँ लिखोगे और समय जो लिखाएगा लास्ट में, और इसका वाला समय जो है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका प्रश्न जो दिया रहेगा आगे स्टेटमेंट वाला प्रश्न रहेगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ध्यान रखेंगे मजदूरों की संख्या पहला, उसका समय जो है लास्ट में, और उसके बाद जब दूसरा वाला जो रहेगा उसके जस्ट बाद जो है उसका समय लिखाएगा, और अगर अनुक्रमानुपाती रहे या उसी को बोलते हैं समानुपाती, कंफ्यूज नहीं होना, अनुक्रमानुपाती की क्या बोल देगा, समानुपाती, तो यहां पर उसका संख्या जस्ट उसके बाद मूल्य, उसकी संख्या उसके बाद मूल्य, ठीक है। तो ये जितना मैंने आपको बेसिक बताया, ये सारे बेसिक से जो है आगे आपके जो है एक्सरसाइज एग्जांपल्स के जो क्वेश्चन आने वाले सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। आज के बेसिक क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।